चलो बच्चों शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास। आज हमें सीखना है मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर सेट और उसके अंदर एक प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिसका यह है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फिर यूनिवर्सल सेट का सबसेट क्या होता है। याद आ रहा है ना सबको? मैंने यूनिवर्सल सेट के लिए आपको एग्जाम्पल दिया था। सोचो आपका स्कूल है, अब स्कूल के अंदर आपकी क्लासरूम है, ठीक है, तो आपका स्कूल बन गया यूनिवर्सल सेट और सारी क्लासरूम बन गई उसके सब सेट। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जो बाकी सारे सेट को खुद के अंदर समा लेता है। अब ये डायग्राम में दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आपका यूनिवर्सल सेट दिखेगा एक रेक्टेंगल और उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब इसी लॉजिक को आगे लेके जाते हुए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो इसमें तो पूरे इंडिया की सैर करनी है हमें। क्यों? अब जब आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है। पुणे एक सेट है, उसके बाद एमपी है, फिर इंदौर है, फिर इंडिया है और फिर महाराष्ट्र है। अब जब मैं इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे सेट्स को पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है कि एक इंडिया का मैप बन सकता है और उसके अंदर मैं ये सब चीजें रख सकता हूं। जैसे इंडिया का मैप है, फिर उसके अंदर है महाराष्ट्र भी और एमपी भी, फिर महाराष्ट्र में है पुणे और एमपी में है इंदौर। अब इसे अगर डायग्राम बनाए हम तो डायग्राम बनता है सेट थियरी में वेन डायग्राम। चलो वेन डायग्राम बनाते हैं तो सबसेट रिलेशन बनाना एकदम आसान काम हो जाता है। चलो जल्दी से वेन डायग्राम बना। अब देखो वेन डायग्राम बनाना है तो मैं प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ूंगा और मुझे समझ में आएगा कि इसमें सबसे बड़ा सेट है इंडिया। अब अगर आपके प्रॉब्लम में नंबर से या अल्फाबेट से या और कोई चीजें हैं तो आप आराम से पूरे सेट को लिखो और फिर डिसीजन लो कि किसको बनाना है, यूनिवर्सल सेट। अभी इस प्रॉब्लम में तो बड़ा आसान है, देख के ही समझ में सब इंडिया के अंदर बैठने वाली चीजें हैं। तो चलो ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। तो सबसे बड़ा सेट अभी के लिए इस प्रॉब्लम में है इंडिया, उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। उसका नाम क्या दिया है? चलो क्वेश्चन में उसका नाम है बी। अब इस सेट बी के अंदर और दो चीजें होगी, जैसे कि ये बन गया एमपी और फिर ये बन गया महाराष्ट्र। ये हो गया एमपी। अब एमपी को नाम रखा है सेट एम और महाराष्ट्र का नाम होगा सेट एच। तो महाराष्ट्र का नाम है सेट एच और एमपी का नाम है सेट एम। अब देखो एमपी में है इंदौर, तो मैं इंदौर को रिप्रेजेंट करता हूं। देखो आप कोई भी शेप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, रिपीट मत करो। अब मैंने रेक्टेंगल यूज किया यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ट्राइंगल, अब मैं सर्कल बनाता हूं। चलो ये हो गया इंदौर और महाराष्ट्र में क्या है, पुणे। सबको क्लैरिटी आ गई? तो इंडिया के अंदर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पुणे, वैसे ही एमपी और एमपी के अंदर इंदौर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की धज्जा उड़ाना कितना आसान हो जाता है जब आपके सामने होता है वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम को देख के हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट सब क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट सब क्वेश्चन? देखो वो बोल रहा है कि लिखो सबसेट रिलेशन, कौन किसका सबसेट है। चलो बनाते हैं। पहले लिखेंगे इंदौर सबसेट है एमपी का। इंदौर सेट आई इज अ सबसेट ऑफ सेट, कौन सा सेट? एम। तो इसको साइन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? सेट आई, दैट इज आई इज सबसेट ऑफ सेट एम। इसी लाइन पे मैं लिख सकता हूं पुणे इज सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। तो चलिए लिखते हैं सेट पी इज अ सबसेट ऑफ विच सेट? सेट कौन से सेट के अंदर बैठा हुआ है वो? एच। तो मैं लिख सकता हूं पुणे इज सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। अब देखो क्या मैं लिख सकता हूं, एमपी इज सबसेट ऑफ इंडिया। तो चलो लिखते हैं एमपी सेट एम इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो क्या लिखना पड़ेगा? एम इज सबसेट ऑफ सेट बी। सही है ना? एम किसके अंदर है? बी सेट के अंदर है। और एक रिलेशन बन सकता है महाराष्ट्र इज सबसेट ऑफ इंडिया। तो चलो लिखते हैं महाराष्ट्र के लिए क्या नाम रखा हमने? सेट एच इज अ सबसेट ऑफ विच सेट? सेट बी। बहुत आसान है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? एच इज सबसेट ऑफ बी। अब आप में से कोई शातिर बच्चा है जो मुझे बताएगा भैया और एक रिलेशन बन सकता है? थोड़ा सोचो। यस, अरे आई भी तो सबसेट होता है बी का।
देखो एम है अगर बी के अंदर, वैसे ही अगर ठीक से हम लोग सोचे तो आई भी तो बी के अंदर ही है, ये जो पी है वो भी तो बी के अंदर ही है, सही है ना। पुणे इंडिया के बाहर नहीं है, यस वो महाराष्ट्र में है, बट अगर थोड़ा और सोचे तो पुणे इंडिया में भी है, महाराष्ट्र सबसेट है इंडिया का, सही है। वैसे ही पुणे भी बन सकता है सबसेट इंडिया का, तो चलो पुणे और इंदौर का भी लिखते हैं। तो सेट आई, इंदौर से शुरू करते हैं, सेट आई इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ये सेट भी है किसके अंदर, सेट बी के अंदर। तो ऑलराइट, आई इज सबसेट ऑफ बी। वैसे ही सेट पुणे का नाम क्या है, पी, सेट पी इज अ सबसेट ऑफ यस सेट बी। चलो लिखते हैं इसको भी, पी इज सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से हमने सारे रिलेशंस, सबसेट रिलेशंस लिख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हमें कि बताओ कि कौन है यूनिवर्सल सेट, इन सारे सेट को समा के लेने वाला सेट कौन सा है। तो अभी के लिए यूनिवर्सल सेट है सेट बी। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर मैं लिखूंगा, फॉर दिस एग्जाम्पल सेट बी इज क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, ये कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है बच्चों, चलो जितना हो सके यूनिवर्सल, यस यूनिवर्सल सेट। देखो अभी के लिए बेचारा इंडिया है जो इन सबको के अंदर समाये रखा है, इंडिया ने इन सबको अपने अंदर समा के रखा है। इस एग्जाम्पल में तो हम कहेंगे इंडिया बनता है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यही लॉजिक अप्लाई करना है, तो थोड़ा नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, करोगे ना। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अरे ये तो स्टार वाला एग्जाम्पल है, मतलब ये एग्जाम्पल अगर आप समझ गए तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है आपके फ्रेंड्स को। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, अरे यार इसको ये एग्जाम्पल आता है, ये तो स्टार हो गया मैथ्स का। तो ये वो एग्जाम्पल है जो आपको मैथ्स का स्टार बना सकता है। चलो देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है। ये एग्जाम्पल कह रहा है कि तीन सेट बनाओ। पहला सेट है मल्टीपल्स ऑफ 5, दूसरा सेट है मल्टीपल्स ऑफ 7, तीसरा सेट है मल्टीपल्स ऑफ 12। चलो बनाते देखते तो इसमें है क्या। तो पहला सेट होगा मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब 5 का टेबल। तो बोलो 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, सही है। दूसरा सेट बोल रहा है मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7, 14, यस 21, यस 28 एंड सो ऑन। सेट सी, यस सेट सी इज मल्टीपल्स ऑफ 12। अब देखो ये तीनों सेट, कोई शातिर बच्चा है मुझे बताए कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट। वेरी गुड, ये इनफाइनाइट सेट है तीनों के तीनों। क्यों, इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स हम काउंट ही नहीं कर सकते। कोई काउंट करेगा 5 में मल्टीपल्स कितने, अरे ये तो इन्फिनिटी तक जाने वाले हैं, इसमें बोला ही नहीं कहाँ रुकना है। अगर बोलते 10 तक रुको तो हम लोग रुक जाते, अब इस तो कोई काउंट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना है। तो ऐसे वाले सेट को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। चलो ये हो गया एक्स्ट्रा ज्ञान। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, अब बोल रहे किसमें वो हैसियत है कि इनका यूनिवर्सल सेट बन सके, मतलब ऐसा सेट ढूंढो जो इन सब को खुद के अंदर समा सकता है। अब देखो पहले देखते कि ये एक दूसरे को अलाउ करते हैं क्या। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था, सबसे बड़ा सेट था इंडिया के अंदर एमपी और महाराष्ट्र, फिर उसके अंदर पुणे। देखते वो बात इसमें बनती है क्या इस सेट के एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, नहीं आ सकते यार, ये तो किसी को अलाउ नहीं कर रहा। एक को भी नहीं अलाउ किया तो हमें नहीं चलता है, अलाउ किया तो सबको अलाउ करना चाहिए। देखो ये 5 को अलाउ नहीं कर रहा, मतलब इसकी वो हैसियत नहीं है कि यूनिवर्सल सेट बन सके। अरे इसमें भी नहीं आ सकता। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ये एक दूसरे को अलाउ ही नहीं करेंगे, एक एलिमेंट भी छूट गया तो यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। मतलब ये तीनों में से कोई भी एक दूसरे का यूनिवर्सल सेट बनने के लिए रेडी नहीं है। थोड़ा ठीक से समझते उसको। अब प्रीवियस एग्जांपल में जब पुणे था, इंदौर था, ये सारे के सारे थे इंडिया में। अगर मैं कहता मलेशिया, अब इंडिया के अंदर मलेशिया आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं, है तो इंडिया के बाहर वाला हो गया। तब आपको सोचना पड़ता कि यूनिवर्सल सेट किसको बनाए, सही है ना। तो हम लोग थोड़ा सोचते इंडिया से बाहर, चलो एशिया का पूरा एशियन कॉन्टिनेंट सोचते। यस, अगर मैंने एशियन कॉन्टिनेंट सोचा तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया भी है और
मलेशिया भी है। मतलब हमारी सोच का दायरा हमने बढ़ाया। जब हमें इंक्लूड करना था मलेशिया तो यूनिवर्सल सेट बनता एशिया। अब मैं कहता हूं वॉशिंगटन, अरे अरे ये तो एशिया के भी बाहर की चीज हो गई, तो मैं पूरा वर्ल्ड ही यूनिवर्सल सेट कहता, सही ना। वर्ल्ड के अंदर तो ये सारी चीजें, इंडिया लो, इंदौर लो, एमपी, पुणे, मलेशिया, वॉशिंगटन, कुछ भी कोई भी सिटी लो, सबके रेसिडेंट ऑलरेडी एक यूनिवर्सल के या वर्ल्ड के ही रेसिडेंट है ना। मतलब जब दिए हुए एलिमेंट्स एक दूसरे में नहीं फिक्स होते तो हम हमारी सोच को थोड़ा बढ़ाते हैं, देखते हैं कि अब थोड़ा बड़ा सेट लिया, इसके अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, चलो और बड़ा करते हैं, इसमें अंदर आ सकता है, नहीं तो सेट को हम लोग बड़ा करने की सोचते हैं ताकि इन सबको इंक्लूड कर सके। अब देखो इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक से सुनना उसको, आपको लाइफ टाइम काम आएगा, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम को हम लोग बड़ी कैसे करते गए। मतलब जो पुराने जमाने के आदमी थे, पुराने जमाने में लोग गिनती कहां से शुरू करते थे, 1 2 3 4 5 6, है ना। उनको जो दिखा, उन्हें पेड़ दिखे, एक पेड़, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पेड़ों की गिनती। माउंटेन्स दिखे तो कितने माउंटेन्स है, एक माउंटेन, दूसरा माउंटेन, तीसरा माउंटेन। कुछ उन्होंने फ्रूट्स लाए, एक फ्रूट, दो फ्रूट, तीन फ्रूट, मतलब उनकी गिनती क्या होती थी, 1 2 3 4। ये गिनती वो नेचुरली सीख गए थे, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स। मतलब आपके सामने कोई चीज में रखू, कुछ चीजें रखू, तो नेचुरली आप उसको गिनोगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बनते हैं नेचुरल नंबर्स। मैं बहुत आसान करके आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बन गए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। अगर मैं सेट लिखूं तो ये बन गया नेचुरल नंबर्स का सेट, सही है ना, जो हम लोग गिनती के लिए यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6। बट अचानक इन्वेंशन हुआ किस चीज का, अरे इंडिया में ही हुआ था, जीरो। किसने इन्वेंट किया था जीरो, पता है किसी को? देखो जिस शातिर बच्चे को पता है कि जीरो किसने इन्वेंट किया था, कमेंट बॉक्स में लिखो, देखते आप में से कौन लिख पाता है। तो जैसे ही जीरो का इन्वेंशन हुआ, ये हमारा सेट थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि अब उसको उसमें इंक्लूड करना था जीरो को भी, सही है ना। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। अब इंडियंस ने बोला अरे बच्चों आप जीरो भूल रहे हो, ओ दुनिया वालों जीरो किधर है, चलो हमने जीरो डाल दिया इसमें, तो नंबर्स का सेट थोड़ा बड़ा बन गया, तो इसको नाम दिया होल नंबर्स। मतलब सारे नंबर्स आ गए अब इसमें, होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का सेट क्या होगा बच्चों, ये बन गया होल नंबर्स का सेट। अब कुछ लोग थे जिनकी आदत थी दुनिया को परेशान करना, चलो बच्चों को थोड़ा परेशान करते, तो वो बोले अरे इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही सोच रहे हो, थोड़ा निगेटिव भी सोचो। मतलब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5, निगेटिव नंबर्स भी तो हो सकते हैं, -1 -2 -3। तो देखो मतलब हम 0 1 2 3 की बात चल रही है, पीछे भी तो आओ, पीछे भी तो आओ। इन नंबर्स को कौन इंक्लूड करेगा, तो इनको नाम दिया, इन सारे नंबर्स को नाम दिया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कैसे बने, कुछ है पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ है निगेटिव इंटीजर्स। तो मुझे बताओ इंटीजर्स का सेट कैसे दिखेगा, देखो मैं लिखता हूं, तो ये थी स्टोरी नंबर्स की। मतलब शुरुआत की हमने आसान आसान चीजों से 1 2 3 4 5, फिर याद आया अरे जीरो को भूल गए, फिर जीरो रख दिया इसमें, तो बन गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोग आगे बोले अरे थोड़ा निगेटिव सोचो, थोड़ा पीछे की सोचो, तो निगेटिव नंबर्स भी आ गए, -1 -2 -3 -4, ये सब। तो ये थी नंबर्स की स्टोरी। और इस नंबर्स की स्टोरी के साथ हमने 3 सेट बनाए, एन नेचुरल नंबर्स, W होल नंबर्स, I इंटीजर्स। अब आपके कुछ फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि यार इंटीजर्स में सिर्फ यहां से आगे लो, नहीं बेटा, तो फिर आप पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हो, क्योंकि इंटीजर्स के सेट में नेगेटिव इंटीजर्स भी है। तो जब आप इंटीजर्स लिखोगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में सोचना है। तो ऐसे ये 3 सेट बने। हमने इसमें फ्रैक्शंस के बारे में सोचा ही नहीं, 0.2 0.3 1.5, क्यों, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें कोई फ्रैक्शन है, बिल्कुल नहीं है। अब हमें क्या देखना है, 1 बाय 1 जाते हैं। अगर मैं ए सेट को उठा के इसके अंदर रखने की कोशिश करूं तो रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। देखो ये नंबर्स तो सारे नंबर्स इंक्लूड करने वाले हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इन्फिनिटी तक। अब उसमें 5 का टेबल तो आराम से आने ही वाला है, मतलब ए एन का सबसेट बन सकता है, ए एन के अंदर जा सकता है। क्या एन डब्ल्यू के अंदर जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है। अगर एन में जा सकता है तो एन का बड़ा भाई डब्ल्यू है, तो अगर एन इसको इंक्लूड कर सकता है, डब्ल्यू तो बड़ी खुशी के साथ करेगा। तो ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू का सबसेट है तो आई का तो 101% होगा, क्योंकि इन सबका बाप, इन सबसे बड़ा कौन है? आई। अगर आप एन में एंटर कर पा रहे हो, डब्ल्यू में कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आई में भी ये सारे एलिमेंट्स फिक्स हो सकते हैं। तो ए सबसेट बन गया आई का भी। सिमिलरली आप थोड़ा सोचो, इसको भी मैं इसमें रख सकता हूं, बी के एलिमेंट्स को इसमें भी रख सकता हूं और इसमें भी रख सकता हूं। तो ये तीन वो सेट है, ये तीनों के तीनों हर एक को अलाउ कर रहे हैं, मतलब ये तीनों देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स and set of whole numbers, क्या है whole numbers का सेट? W, and set of integers I could be क्या है? are universal set for given सेट्स। तो जो दिए हुए तीन सेट है वो सारे के सारे सेट के लिए हमारे ये तीन यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, और ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। तो ये स्टार वाले एग्जांपल में हमें ये तीन चीजें सीखने को मिली। इस बात को याद रखो, मैथ्स के कंसेप्ट हो या कोई भी कंसेप्ट हो, जितना आप बाकी लोगों के साथ शेयर करोगे आपके दिमाग में वो फिट होते जाएगा। आपने ये कहावत सुनी होगी, नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको कोई चोरी नहीं कर पाता आपसे, सही ना? कोई आपका नॉलेज चुरा के लेके जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और उसके आगे ये इकलौती ऐसी चीज है जिसको आप जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी, सही ना? नॉलेज आप जितना शेयर करोगे अपना नॉलेज उतना बढ़ेगा। तो इस नॉलेज को आपको बाकी के लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। पकड़ के बिठाओ, चलो मैं तेरे को नंबर्स की स्टोरी बताता हूँ। क्या था नेचुरल नंबर, फिर जीरो आया बने होल नंबर, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आया तो बने इंटीजर्स। तो इन तीनों की स्टोरी आपको आपके फ्रेंड्स को बतानी है। इसका फायदा क्या होगा? आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप बन जाओगे मैथ्स की स्टार। चलो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल का। चलो सॉल्व करते हैं स्टार एग्जांपल का सेकंड पार्ट। कह रहा है कि सेट बनाओ, चलो बनाते हैं। पहला सेट क्या है? P इज अ सेट। P इज अ सेट ऑफ देखो मैंने लिख लिया, जैसे आपकी क्लासरूम के बारे कंडीशन है 9th B, मतलब बच्चा 9th का भी होना चाहिए और B डिवीजन का, तभी उसमें आ सकता है। वैसे P सेट क्या कह रहा है? उसको इंटीजर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको याद आया मैंने जो स्टोरी बताई थी, इंटीजर का मतलब नेगेटिव नंबर्स भी, पॉजिटिव नंबर्स भी और जीरो भी। अब सारे इंटीजर्स में हमें किसको उठाना है? सिर्फ कौन से नंबर्स को अलाउ करना है सेट पी के लिए? यस, जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है। मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? जो 4 के टेबल में आते हैं, 4, 8, 16, सही है ना? ये सारे पॉजिटिव हो गए। 4, 8, 16 पूरा टेबल 4 का जितना काउंट कर सकते हो, सही है ना? इन्फिनिटी तक। अब ये हो गए पॉजिटिव। 4 का टेबल निगेटिव साइड में भी जा सकता है, -4, -8, -16, सही है ना? अब देखो फिर पी सेट क्या बनेगा? पी सेट है सेट ऐसे नंबर्स का जो है 4 के मल्टीपल्स। तो 16 4 का मल्टीपल है, 12 है, 8 है, खुद 4 है, 0 है, 4, 8, 12, 16 और ये आगे जाए इंफिनिटी तक, पीछे भी जाए इंफिनिटी तक। ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हमने सेट बनाया। अब अगला काम क्या है हमारा? हमें बनाना है सेट टी, जो है ऑल इवन, यस ऑल इवन स्क्वायर्स। चलो टी भी बनाते तो चलो मैंने ये लिखा। अब देखो दो कंडीशंस क्या है? इवन भी होना चाहिए और
स्क्वायर भी होना चाहिए। तो पहले स्क्वायर्स क्या बताओ, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का यस 9, 4 16, 9 वेरी गुड, और 10 का 100। अब देखो मैं जितने चाहे स्क्वायर लिखते जाओ ऐसे, 4 2 का 3 का 4 का, बट हमें सारे स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इवन वाले चाहिए। तो इसका पत्ता कट, ये भी कैंसिल, क्यों, क्योंकि अरे ऑड नंबर्स नहीं चाहिए हमें, तो ये भी गायब, ये भी गायब, आगे गायब करते जाओ। ठीक है, तो अगर मैं दोनों क्राइटेरिया लगाऊं तो ये कुछ नंबर्स बचते हैं, चलो इनका ही सेट बनाते हैं। तो टी क्या सेट होगा, टी विल बी इक्वल टू 64, 100 एंड सो ऑन। सही है ना। अब देखो ठीक से समझ लो, अब एक बार ये सेट बन गया, अब हमें बनाना है यूनिवर्सल सेट। अब मुझे बताओ, आपको तो वो 3 सेट पता है जो मैंने कहा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, उसको मत भूल जाना यार, उसी को शेयर करके आपको मैथ्स का स्टार बनना है, तो उस स्टोरी को मत भूल। क्या ये नेचुरल नंबर्स है, बिल्कुल नहीं, ये इसके आगे सारे नेचुरल्स है बट पीछे नहीं, तो ये सेट नेचुरल नंबर्स का नहीं हो सकता। तो P नेचुरल नंबर्स का सबसेट नहीं हो सकता। क्या P होल नंबर्स का सबसेट हो सकता है क्या, होल नंबर्स क्या होते हैं 0 से आगे, बट इसमें तो पीछे के नंबर्स भी है, मतलब ये होल नंबर्स का भी सबसेट नहीं हो सकता। क्या इंटीजर्स का सबसेट हो सकता है, यस, इंटीजर्स में तो ये सब आते हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या है, 0 के पीछे 0 के आगे सारे नंबर्स, मतलब P इंटीजर्स का सबसेट है। वैसे ही T के बारे में बताओ, क्या T नेचुरल नंबर्स का सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसका सबसेट। तो T नेचुरल नंबर्स का सबसेट हो सकता है। होल नंबर का सबसेट हो सकता है क्या, क्या T होल नंबर्स में जाके बैठ सकते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स उठा के मैं होल नंबर्स के सेट में बिठा सकता हूँ, ऑब्वियसली बिठा सकता हूँ, क्योंकि होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, तो ये होल नंबर्स में भी जा सकता है। क्या ये इंटीजर्स में जा सकता है, बड़ी आसानी से जा सकता है इंटीजर्स में, इंटीजर्स तो सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो देखो T बेचारा सबका सबसेट बन सकता है। अब देखो P और T दोनों को खुश करे ऐसा सेट कौन सा है, मतलब P भी चलेगा और T भी चलेगा, P को भी अलाउ करेगा और T को भी अलाउ करेगा, ऐसा सेट कौन सा है जो दोनों को अलाउ कर रहा है, यही वो अकेला सेट है इंटीजर्स का, कि जिसमें P भी सबसेट हो सकता है और T भी सबसेट हो सकता है। सही है ना। अगर मैं नेचुरल नंबर्स लूं तो वो P को अलाउ नहीं कर रहे, W लूं तो वो भी P को अलाउ नहीं कर रही, तो अकेला सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स जो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बन सकता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट P एंड सेट T। बात को समझ गए। अब देखो थोड़ी सी मिस्टेक बच्चे कुछ कर देते हैं, कुछ बच्चे इसका आंसर लिखते हैं कि ये तीनों चलेंगे, उनकी मिस्टेक कहाँ है मैं बताता हूं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि सेट P में नेगेटिव नंबर्स भी आने वाले हैं, जिनको नेचुरल और होल नंबर्स अलाउ नहीं करते। तो ये वाली सिली मिस्टेक बाकी बच्चे करेंगे, आप मत करना, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे ही लिखना, गलती मत करना। चलो लास्ट का एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर ये प्रैक्टिस सेट फिनिश। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया है कि आपकी क्लास को अज्यूम करो यूनिवर्सल सेट, और सेट ए है ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्हें मिले 50 या उससे ज्यादा मार्क्स। तो मैंने दोनों चीजें इधर लिख ली। अब इसका वेन डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसे बनेगा, ये हो गया आपकी पूरी क्लास यूनिवर्सल सेट, और इस सर्कल में सिर्फ वही बच्चे आके बैठ सकते हैं जिन्हें 50 या उससे ज्यादा मार्क्स है, तो वो सारे बच्चे इधर आके बैठ गए। अब बताओ मैथ्स में कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वो सारे बच्चे जो इसमें आ नहीं सके, मतलब ए अगर सेट ए ऐसा सेट है कि जिसमें 50 या उससे ज्यादा मार्क वाले बच्चे हैं, यस, तो जो बचे हुए बच्चे होंगे, मतलब जिन्हें 50 से कम मार्क है, उनका जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या बना, सेट ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे वो बच्चे, स्टूडेंट्स जिन्हें 50 से कम मार्क मिले, स्टूडेंट्स हैविंग
लेस देन 50 मार्क्स। किसमें? मैथ्स में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की कंसेप्ट हमने डिस्कस की है, सही है ना। मतलब जो सेट ए के अंदर एंटर नहीं कर पाते बट आपकी क्लास में है, वो सब मिलके फिर अपनी यूनियन बनाते हैं और उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब ए के बिल्कुल अपोजिट चीज है उनके पास। ए के पास 50 से ज्यादा मार्क है तो उनके पास 50 से कम है, तो ए का अपोजिट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बट एक बात ध्यान में रखनी है, वो आपके क्लास के ही बच्चे होने चाहिए, पड़ोस की क्लास के नहीं। वो एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट के ही होने चाहिए। तो इस तरह से हमने खत्म किया प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.